अक्सर जब हम ना शरीर विज्ञान या किसी मेडिकल चीज के बारे में बात करते हैं तो एक तरह की स्पष्टता की उम्मीद होती है। बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। मतलब मान लीजिए कोई हड्डी टूट गई, एक्सरे में एक टेढ़ी सफेद लाइन दिखी और बस। हाँ, और डॉक्टर बस इशारा करके कह देता है कि देखिए वहां दिक्कत है, उसे प्लास्टर से जोड़ देते हैं। मतलब ये बहुत सीधा और स्थिर होता है। इंसान को चीजें ना साफ साफ और एक तय खांचे में देखना पसंद है। हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, बात खत्म। बिल्कुल। लेकिन जब हम मानव शरीर के कुछ सबसे जटिल हिस्सों की बात करते हैं ना, तो वो एक्सरे मशीन वाला सीधा साधा नजरिया काम नहीं आता। बिल्कुल काम नहीं आता। परिदृश्य बहुत गहरा और रहस्यमय हो जाता है और हर पल बदलने वाला भी। और आज की इस गहरी चर्चा में हम बिल्कुल ऐसे ही एक विषय को डिकोड करने वाले हैं। आज हम मादा प्रजनन प्रणाली मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शारीरिक रचना और कार्य प्रणाली को समझेंगे, क्योंकि ये ना कोई स्थिर तस्वीर नहीं है। हाँ, ये एक कभी न रुकने वाली और गतिशील 28 दिन की जैविक घड़ी है जो हर महीने खुद को एक नए सिरे से तैयार करती है। सही कहा। और हमारी आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही ये समझना है कि ये पूरी प्रणाली केवल जीव विज्ञान का हिस्सा नहीं है। ये समय, सटीकता और हार्मोन्स की एक बेहद जटिल और अचूक इंजीनियरिंग है। और इसे सिर्फ एक मेडिकल चैप्टर की तरह देखना इसके साथ नाइंसाफी होगी। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है प्रकृति की अचूक प्लानिंग। बाहरी अंगों की सुरक्षा से लेकर अंदरूनी प्रक्रियाओं के चक्र और एक नए जीवन की शुरुआत तक का जो पूरा सफर है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो चलिए इस पूरी व्यवस्था को समझने से पहले ना उस जगह और उन रास्तों को समझते हैं जहां ये सब असल में घटित होता है। अगर हम इस पूरे सिस्टम के आर्किटेक्चर मतलब इसके मास्टर प्लान को देखें तो शुरुआत बाहर से होती है। बिल्कुल, बाहरी संरचना से। बाहरी अंगों को सामूहिक रूप से वल्वा कहा जाता है। इसमें मॉन्स प्यूबिस शामिल है जो प्यूबिक बोन के ऊपर का कुशन जैसा हिस्सा है, और इसके साथ लेबिया मेजोरा और मिनोरा हैं जो बाहरी और भीतरी परतें या होंठ जैसी संरचनाएं हैं। इनका प्राथमिक काम सुरक्षा है। अंदर के बेहद संवेदनशील अंगों को बाहरी दुनिया के संक्रमण और चोट से बचाना। और जब संवेदनशीलता की बात आती है ना, तो यहीं पर क्लिटोरस स्थित होता है जिसमें हजारों नर्व एंडिंग्स होती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी और अहम बात है जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि बाहरी संरचना को लेकर बहुत सी गलतफहमियां होती हैं लोगों में। बिल्कुल। पेशाब का रास्ता मतलब यूरिथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये एक ही रास्ता है, जबकि ये दो पूरी तरह से अलग सिस्टम है, एक उत्सर्जन के लिए और दूसरा प्रजनन के लिए। तो बाहरी सुरक्षा घेरे को पार करने के बाद ना पहला अंदरूनी अंग वेजाइना आता है। ये लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक मस्कुलर और बेहद लोचदार ट्यूब होती है। और इसका लोचदार होना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसी रास्ते से मासिक धर्म का रक्त बाहर आता है और जन्म के समय यही फैलकर बर्थ कैनाल बन जाती है। अच्छा। और एक और बात, इसके अलावा इसका वातावरण बहुत अम्लीय मतलब एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब एक तरह का केमिकल डिफेंस सिस्टम? हाँ बिल्कुल, एक डिफेंस सिस्टम जो हानिकारक बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। अच्छा, तो ये एसिडिक ट्यूब आगे जाके कहाँ खुलती है? क्योंकि इसके बाद सर्विक्स का जिक्र आता है ना। विजाइना सीधे स्योदिक्स से जुड़ती है। सर्विक्स गर्भाशय मतलब यूट्रस का सबसे निचला हिस्सा है जो विजाइना में खुलता है। इसे हम एक छोटे से द्वार या गेट की तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण दरवाजा नहीं है। सर्विक्स एक खास तरह का लिक्विड पैदा करता है जिसे सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। और ये म्यूकस हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना? मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि ये पूरे महीने अपना रूप बदलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? यही तो इस सिस्टम की स्मार्टनेस नजर आती है। महीने के ज्यादातर दिनों में ये म्यूकस बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है। ये सर्विक्स के दरवाजे पर एक मजबूत प्लग या सील बना लेता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया या संक्रमण गर्भाशय के अंदर ना जा सके। एक गार्ड की तरह। हाँ, लेकिन जब ओव्यूलेशन का समय आता है, मतलब जब शरीर प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है, तो ये म्यूकस अचानक पतला, पारदर्शी और बिल्कुल कच्चे अंडे की सफेदी जैसा हो जाता है ताकि स्पर्म आसानी से तैरकर अंदर जा सके। अरे वाह! तो अगर मैं इसे एक उपमा देने की कोशिश करूं तो क्या हम इस पूरे सिस्टम को एक बहुत ही हाईटेक वीआईपी लाउंज की तरह देख सकते हैं? वीआईपी लाउंज दिलचस्प है।
हाँ, जहां सर्विक्स एक सतर्क बाउंसर या सिक्योरिटी गार्ड है। महीने के ज्यादातर दिन वो किसी को अंदर नहीं जाने देता, लेकिन जब वीआईपी गेस्ट के आने का समय होता है तो वो न सिर्फ दरवाजा खोलता है बल्कि एक तरह से रेड कारपेट बिछा देता है। ये बहुत ही सटीक और मजेदार उपमा है। और उस सिक्योरिटी गार्ड को पार करने के बाद आता है वो असली वीआईपी कमरा, जिसे हम गर्भाशय या यूट्रस कहते हैं। ये एक नाशपाती के आकार का मस्कुलर अंग है और इस गर्भाशय की 3 परतें होती हैं जो इसके काम करने के तरीके को तय करती हैं। सबसे अंदरूनी परत है एंडोमेट्रियम, मतलब उस वीआईपी कमरे की सबसे मुलायम और गद्देदार दीवारें। सही कहा, यही वो परत है जो हर महीने मोटी होती है और खून की नलियों से भर जाती है ताकि अगर कोई भ्रूण आए तो उसे पूरा पोषण मिल सके। इसके ठीक बाहर होती है मायोमेट्रियम। ये परत बहुत ही मजबूत मांसपेशियों से बनी होती है। एक मिनट, क्या यही वो मांसपेशी वाली परत है जो पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स या दर्द का कारण बनती है? बिल्कुल, जब एंडोमेट्रियम को शरीर से बाहर निकालना होता है तो यही मायोमेट्रियम सिकुड़ती है जिससे क्रैम्प्स महसूस होते हैं। और बाद में बच्चे के जन्म के समय जो लेबर पेन या संकुचन होते हैं ना, वे भी इसी मायोमेट्रियम की ताकतवर मांसपेशियों के कारण होते हैं जो बच्चे को बाहर की तरफ धकेलती हैं। क्या बात है। और सबसे बाहरी परत होती है पेरीमीट्रियम, जो इस पूरे अंग को एक बाहरी आवरण देकर सुरक्षित रखती है। ये सच में एक बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग है। एंडोमेट्रियम पोषण के लिए, मायोमेट्रियम एक्शन के लिए और पेरीमीट्रियम सुरक्षा के लिए। लेकिन इस वीआईपी कमरे के दोनों तरफ कुछ और भी है। ओवरीज मतलब अंडाशय और फेलोपियन ट्यूब्स। हाँ, गर्भाशय के ऊपरी हिस्से के दोनों तरफ से 2 फेलोपियन ट्यूब्स निकलती हैं और उनके सिरों के पास बादाम के आकार की 2 ओवरीज होती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। अच्छा, वो क्या? ज्यादातर डायग्राम्स में ऐसा लगता है जैसे ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। रुको, वे सीधे तौर पे जुड़े हुए नहीं होते। तो फिर ओवरी से निकला हुआ अंडा ट्यूब में कैसे जाता है? वो तो बीच में ही कहीं खाली जगह में गिर जाना चाहिए। यही तो चमत्कार है। फेलोपियन ट्यूब के सिरों पर उंगलियों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें फिम्ब्रिये कहते हैं। फिम्ब्रिये? हाँ, जब ओवरी अंडे को रिलीज करती है तो ये फिम्ब्रिये बिल्कुल एक झाड़ू या वैक्यूम की तरह हरकत करती हैं और उस अंडे को लपककर ट्यूब के अंदर खींच लेती हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई बेसबॉल खिलाड़ी हवा में डाइव लगाकर कैच पकड़ रहा हो। बिल्कुल वैसा ही। और एक बार जब अंडा ट्यूब के अंदर आ जाता है तो वो ट्यूब के एक थोड़े चौड़े हिस्से में पहुंचता है जिसे एम्प्यूला कहते हैं। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? एम्प्यूला में ऐसा क्या खास है? मतलब क्या फर्टिलाइजेशन गर्भाशय में नहीं होता? ये एक बहुत ही आम गलत फहमी है। अक्सर लगता है कि स्पर्म गर्भाशय में जाकर अंडे से मिलता है, लेकिन असल में स्पर्म और अंडे का मिलन मतलब फर्टिलाइजेशन फिलोपियन ट्यूब के इसी एम्प्यूला हिस्से में होता है। अच्छा। हाँ, अंडा वहीं इंतजार करता है। और इसके अलावा ओवरी सिर्फ अंडे रिलीज करने का काम नहीं करती, वे शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल फैक्ट्रीज भी हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स बनाती हैं। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अब जब हमें शरीर का ये पूरा मास्टर प्लान समझ आ गया है, वजाइना से लेकर एम्प्यूला और ओवरीज तक, तो ये साफ है कि ये ढांचा स्थिर नहीं है। आपने शुरुआत में कहा था कि ये एक 28 दिन की घड़ी है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि ये वीआईपी कमरा खुद ब खुद तो तैयार नहीं होता होगा। इसके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है? इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाले चक्र को हम मासिक धर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो जीव विज्ञान इसे 4 मुख्य चरणों में बांटता है। हम इसे कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के प्रोजेक्ट की तरह देख सकते हैं। मुझे ये कंस्ट्रक्शन वाली एनालॉजी पसंद आ रही है। तो इस प्रोजेक्ट का पहला दिन क्या होता है? पहला चरण है मेंस्ट्रुअल फेज, जो आमतौर पर चक्र के पहले दिन से 5वें दिन तक चलता है। जब शरीर को पता चलता है कि पिछले महीने कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वह पुरानी तैयारियों को रद्द कर देता है। गर्भाशय की वो अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम झड़ने लगती है और ब्लड के रूप में शरीर से बाहर आ जाती है।
मतलब वीआईपी लाउंज की पुरानी सजावट और वॉलपेपर को फाड़कर निकाला जा रहा है। एकदम सही। और जैसे ये सफाई चल रही होती है, शरीर अगले महीने की तैयारी भी शुरू कर देता है। इसे कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। ये पहले दिन से लेकर लगभग 13वें दिन तक चलता है। इस दौरान ओवरी के अंदर मौजूद कई छोटे छोटे फॉलिकल्स विकसित होना शुरू करते हैं, जिनके अंदर कच्चे अंडे होते हैं। इस प्रक्रिया में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है, जो गर्भाशय को संदेश देता है कि नया वॉलपेपर लगाना शुरू करो। ये बहुत ही सिस्टमैटिक लग रहा है, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। ओवरी को कैसे पता चलता है कि अब फॉलिकल्स को बड़ा करना है, या गर्भाशय को कैसे पता चलता है कि अब परत को मोटा करना है? ये सब अचानक एक साथ कैसे सिंक हो जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सारा खेल हार्मोन्स का है और इसका कंट्रोल रूम दरअसल हमारे दिमाग में है। इसे आप एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की तरह समझ सकते हैं। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, जो इस पूरे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है। अच्छा। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है GnRH। तो एक कंडक्टर अपनी छड़ी हिलाकर एक खास सिग्नल दे रहा है। ये सिग्नल किसे मिलता है जाकर? ये सिग्नल दिमाग में ही मौजूद एक छोटी सी ग्रंथि को मिलता है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इस सिग्नल को समझती है और 2 नए हार्मोन खून में छोड़ती है, FSH और LH। नाम से ही पता चलता है, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जाकर ओवरी के फॉलिकल्स को विकसित होने का निर्देश देता है। और फिर ओवरीज एस्ट्रोजन बनाती हैं, जो वापस दिमाग को सिग्नल देता होगा कि काम हो रहा है। बिल्कुल। जब एस्ट्रोजन का स्तर एक खास ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो दिमाग को पता चल जाता है कि अंडा तैयार है। तब पिट्यूटरी ग्लैंड अचानक से बहुत सारा LH हार्मोन छोड़ती है। इसे LH सर्ज कहते हैं, और यही वो ट्रिगर है जो तीसरे चरण को जन्म देता है, मतलब ओव्यूलेशन। लगभग 14वां दिन, यानी वो दिन जब ओवरी का सबसे मैच्योर फॉलिकल फटता है और वो वीआईपी मेहमान मतलब अंडा बाहर आ जाता है। और जैसा कि हमने पहले देखा, फिमरिया उसे कैच करके एम्प्यूला में पहुंचा देते हैं। सही। ओवेशन के तुरंत बाद अंतिम चरण शुरू होता है, जिसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। ये 15वें दिन से 28वें दिन तक चलता है। जिस फॉलिकल से अंडा बाहर निकला था ना, वो ओवरी के अंदर ही एक नई संरचना में बदल जाता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन बनाना शुरू करता है, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन ने परत बनाई थी, तो ये प्रोजेस्टेरॉन अब क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन उस एंडोमेट्रियम की परत को स्थिर करता है, उसे स्पंजी बनाता है, उसमें खून की सप्लाई बढ़ाता है। ये गर्भाशय को बिल्कुल शांत और तैयार रखता है, ताकि अगर फर्टिलाइज्ड अंडा आए तो वो आराम से वहां स्थापित हो सके। और अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो? अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अचानक गिर जाता है, और ये गिरावट शरीर को वापस पहले दिन पर ले जाती है। सफाई का समय मतलब मेंस्ट्रुअल फेज फिर से शुरू। ये तो एक अंतहीन लूप है। शरीर हर महीने पूरी शिद्दत से एक नए जीवन के स्वागत की तैयारी करता है, और अगर मेहमान नहीं आता तो वो हार नहीं मानता, झल्लाहट नहीं दिखाता, बस चुपचाप सब कुछ रीसेट कर देता है। ये ऑर्केस्ट्रा कभी रुकता नहीं है, कभी नहीं। लेकिन ये सारी तैयारी उस एक बड़ी घटना के लिए, मतलब फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म और अंडे का असल में मिलन होता है। और ये सफर किसी चमत्कार या किसी महाकाव्य से कम नहीं है। सच बताऊं तो जब इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म वजाइना में प्रवेश करते हैं तो उनकी गिनती लाखों में होती है, लगभग 10 से 30 करोड़ स्पर्म। 30 करोड़? ये तो एक पूरी आबादी है यार। तो फिर अंडे तक सिर्फ एक ही कैसे पहुंचता है? क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। सबसे पहली बाधा वजाइना का वो एसिडिक वातावरण है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। वो एसिडिक माहौल बैक्टीरिया को तो मारता ही है, साथ ही वो स्पर्म के लिए भी बहुत जानलेवा होता है। लाखों स्पर्म तो वहीं खत्म हो जाते हैं। जो बचते हैं उन्हें सर्विक्स के दरवाजे तक पहुंचना होता है, और यहाँ वो सर्वाइकल म्यूकस वाला बाउंसर उनकी मदद करता है। हाँ, अगर वो ओव्यूलेशन का समय है तो पतला म्यूकस स्पर्म को एक हाईवे की तरह रास्ता देता है। फिर उन्हें पूरे गर्भाशय को लांघकर फैलोपियन ट्यूब तक तैरना होता है। ये दूरी स्पर्म के आकार के हिसाब से ना बहुत बड़ी है। साथ ही महिला का इम्यून सिस्टम भी कुछ स्पर्म्स को बाहरी हमलावर समझकर खत्म कर देता है। बाप रे, ये तो सच में एक बायोलॉजिकल मैराथन है। एक ऐसा ऑब्स्टिकल कोर्स जहां एसिड है, भूल भुलैया है और इम्यून सिस्टम के हमले हैं। और इस मैराथन की फिनिश लाइन है फैलोपियन ट्यूब का वो एम्प्यूला हिस्सा।
और उस फिनिश लाइन तक पहुंचते पहुंचते 30 करोड़ में से सिर्फ कुछ 100 या 1000 स्पर्म ही बच पाते हैं। वे सभी उस एक अंडे को घेर लेते हैं और उसके बाहरी आवरण को भेदने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंत में सिर्फ एक ही स्पर्म सफल हो पाता है। जैसे ही वो एक स्पर्म अंदर जाता है, अंडे का बाहरी आवरण तुरंत एक केमिकल रिएक्शन करता है और लॉक हो जाता है ताकि कोई और स्पर्म अंदर ना आ सके। वह फ्यूजन का पल, मतलब जब दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिलता है, उसी पल जाइगोट का निर्माण होता है। यह जाइगोट 46 क्रोमोसोम्स वाली एक अकेली कोशिका है जिसमें आने वाले बच्चे का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा डीएनए मौजूद होता है। जीव विज्ञान में यह एक नए जीवन की बिल्कुल पहली कोशिका है। ये सोचकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है। वो एक अकेली कोशिका जिसमें ये तय हो चुका है कि आंखों का रंग क्या होगा या बालों का टेक्सचर कैसा होगा। लेकिन अभी तो ये एम्प्यूला में है। इसे वापस उस वीआईपी कमरे, मतलब गर्भाशय में कैसे ले जाया जाता है? ये भी एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है। जाइगोट वहीं ट्यूब में विभाजित होना शुरू कर देता है। 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8 और ट्यूब के अंदर मौजूद छोटे छोटे बाल, जिन्हें सीलिया कहते हैं, इस लगातार बड़ी हो रही गेंद को धीरे धीरे गर्भाशय की ओर धकेलते हैं। इसमें कितना समय लगता है? इस सफर में करीब 5 से 6 दिन लग जाते हैं। और जब ये गर्भाशय में पहुंचता है तब वो प्रोजेस्टेरॉन द्वारा तैयार की गई गद्देदार एंडोमेट्रियम परत इसका इंतजार कर रही होती है। बिल्कुल। गर्भाशय में पहुंचने के बाद ये भ्रूण उस एंडोमेट्रियम की परत में धंस जाता है और उससे जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार जब ये इम्प्लांटेशन सफलतापूर्वक हो जाता है तभी गर्भावस्था या प्रेगनेंसी की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। अच्छा। इसके बाद अगले 9 महीनों तक वो गर्भाशय ही उस बच्चे की पूरी दुनिया बन जाता है। लाखों धावकों में से एक का जीतना और फिर उस एक कोशिका का 9 महीने के अंदर एक पूरे इंसान में बदल जाना, ये वाकई विज्ञान से ज्यादा किसी जादू जैसा लगता है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मैंने स्रोतों में एक गणित देखा जिसने मुझे चौंका दिया। ये जो बायोलॉजिकल मैराथन है, ये महीने के किसी भी दिन आयोजित नहीं हो सकती। इसके लिए एक बेहद सख्त टाइम टेबल है। आप फर्टाइल विंडो की बात कर रहे हैं? हाँ। ये पूरे 28 दिन के चक्र का सबसे अहम हिस्सा है। मुझे ये गणित समझना है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ओवरी से अंडा निकलने के बाद, मतलब ओव्यूलेशन के बाद, उस अंडे की उम्र बहुत ही छोटी होती है, सिर्फ 12 से 24 घंटे। हाँ, सिर्फ एक दिन। अगर 24 घंटे के अंदर उसे स्पर्म नहीं मिला तो अंडा नष्ट हो जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर अंडे के पास सिर्फ 24 घंटे का समय है तो प्रेगनेंसी होना तो लगभग नामुमकिन होना चाहिए। ये विंडो तो असंभव रूप से छोटी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यहीं पर इस गणित की खूबसूरती नजर आती है। अंडे की उम्र भले ही 24 घंटे हो, लेकिन स्पर्म की उम्र बहुत लंबी होती है। एक बार महिला के शरीर के अंदर पहुंचने के बाद सर्वाइकल म्यूकस की मदद से स्पर्म 3 से 5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सारा दारोमदार इस बात पर है कि स्पर्म पहले से पहुंचकर इंतजार कर सकता है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी का ओव्यूलेशन 14वें दिन हो रहा है। अगर स्पर्म 10वें, 11वें या 12वें दिन भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वे फैलोपियन ट्यूब में जाकर छुप जाते हैं और अंडे के रिलीज होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही 14वें दिन अंडा आता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसलिए ये फर्टाइल विंडो सिर्फ वो 24 घंटे नहीं है, ये ओव्यूलेशन का दिन और उससे 4-5 दिन पहले का समय मिलाकर कुल 5-6 दिनों की एक विंडो बन जाती है। ये तो गजब का सिंक्रोनाइजेशन है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग कर रहा है तो सारा फोकस इसी फर्टाइल विंडो को ट्रैक करने पर होना चाहिए। एकदम सही। अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो इस विंडो के दौरान इंटरकॉर्स होना चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो इन खास 5-6 दिनों से बचना होता है। बिल्कुल। और यही कारण है कि महिलाओं के लिए अपने मासिक चक्र को समझना और ट्रैक करना इतना महत्वपूर्ण है। शरीर कब कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, सर्वाइकल म्यूकस कब बदल रहा है, ये सब शरीर के खुद के दिए हुए सिग्नल्स है। हालांकि ये विंडो बहुत स्पष्ट लगती है, लेकिन तनाव या बीमारी के कारण ओव्यूलेशन का दिन खिसक भी सकता है। इसलिए ये गणित कभी-कभी थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें और ये पूछें कि इस सब का असल में क्या मतलब है, तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि मादा प्रजनन प्रणाली कोई साधारण अंगों का समूह नहीं है। ये एक ही समय में एक बेहद सटीक टाइम कीपर है जो दिमाग के इशारों पर 28 दिन की घड़ी चला रही है।
ये बाहर से लेकर अंदर तक एक मजबूत सुरक्षा कवच है जो हानिकारक चीजों को रोकता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक नए जीवन को बनाने और पोषित करने की एक अचूक और स्वसंचालित व्यवस्था है। बिल्कुल, ये एक ऐसा तालमेल है जहां रसायन विज्ञान मतलब हार्मोन्स, भौतिक विज्ञान मतलब मांसपेशियों का काम और गणित जैसे कि फर्टाइल विंडो का समय सब एक साथ एक ही दिशा में काम करते हैं। ये सब इतना परफेक्ट है कि ये हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम इस पूरी प्रक्रिया की नाजुकता और सटीकता को देखते हैं कि कैसे हाइपोथैलेमस से लेकर ओवरी तक एक अदृश्य बातचीत चल रही है, कैसे लाखों में से एक स्पर्म और महज 24 घंटे की लाइफ वाला एक अंडा बिल्कुल सही समय पर मिलते हैं, तो इंसान का शरीर सच में एक इंजीनियरिंग चमत्कार लगता है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, वो बहुत बदल चुकी है। क्रॉनिक तनाव, माइक्रोप्लास्टिक्स, नींद की कमी और हमारी अनियंत्रित डाइट। क्या ये संभव है कि आधुनिक जीवन शैली का ये भारी दबाव शरीर की इस लाखों साल पुरानी अचूक जैविक घड़ी की लय को धीरे धीरे बिगाड़ रहा है? क्या भविष्य में इस प्राकृतिक सिम्फनी को बनाए रखने के लिए हमें विज्ञान और दवाओं पर पूरी तरह निर्भर होना पड़ेगा? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने स्तर पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।